घर के अंदर में भाई और बहन की नग्न लाश मिलती है। इन दोनों को किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। और सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात यह थी कि घर के अंदर में भाई और बहन की लाश मिलती है और वो भी नंगी अवस्था में। उन दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। इन दोनों भाई बहन को किसने बेरहमी से कत्ल किया था, आइए कहानी में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी इंदौर शहर की है। इंदौर ज़िले के अंदर में एक थाना पड़ता है एरोड्रम, और इसी एरोड्रम थाने के अंदर में एक इलाका है अशोकनगर। इसी अशोकनगर में एक महिला रहती है। इस महिला का नाम सरिता ठाकुर होती है और इसकी उम्र 42 साल थी। इनके पति के अलावा एक बेटी भी थी और इस महिला का अपना मकान था। और यह जो महिला है, इनका अपना ब्यूटी पार्लर का भी दुकान है जो यह महिला खुद चलाती है। और इसी इलाके में उस महिला का एक मुँहबोला भाई भी रहता है जिसका नाम रवि ठाकुर है, और इस रवि ठाकुर की उम्र 48 साल की है। रवि ठाकुर की अपना होटल है और यह रवि ठाकुर अपनी मुँहबोली बहन से मिलने के लिए उनके घर पे अक्सर आया जाया करता था। रवि ठाकुर के भी बीवी और बच्चे हैं, लेकिन वो लोग दूसरे इलाके में रहते हैं। तारीख थी 9 दिसंबर 2023। सरिता की बेटी ईशिका अपने मौसी के घर पे गई थी और वह रात के 8:30 बजे अपने घर वापस आती है। और जैसे ही वह अपने घर वापस आती है तो वह देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता था, वो भी रात के 8:30 बजे घर का इस तरह से दरवाज़ा खुला होना। लेकिन 9 दिसंबर 2023 को ईशिका का घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अपने घर के अंदर में जाती है और जैसे ही यह घर के अंदर में जाती है तो दो लाश देखकर इनकी तो चीखें निकल जाती हैं। यह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। और यह लाश किसी और की नहीं थी बल्कि इसी ईशिका की माँ सरिता ठाकुर की थी। और एक दूसरी लाश इस सरिता ठाकुर की जो मुँह बोले भाई था, रवि ठाकुर की थी। इन दोनों लाशों पर एक भी कपड़ा नहीं था, यह बिल्कुल नंगा और नंगी थी। इन दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इन दोनों का तो गला कटा हुआ था और जिस्म पे तो कई चाकू के वार के निशान थे। और यह जो रवि ठाकुर है, इसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वह पट्टी सरक कर गले में आ गई थी। यह सब देखकर उसकी बेटी लगातार रोए जा रही थी, चीखे जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। यह चीखने और चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग सरिता के घर पे आती है। और वो लोग भी जब इन दोनों लाश को देखती है तो उन लोगों की भी रूह काँप उठती है। ईशिका रोते पीटते हुए अपने पिता को कॉल करती है। उसका पिता जब यह घटना के बारे में सुनता है तो वह रोते पीटते हुए अपने घर आता है। वह अपनी बीवी की लाश और रवि की लाश को देखकर वह भी रोने लगता है। किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी थी। थोड़ी देर के बाद सरिता के घर पे पुलिस आती है। आने के बाद पुलिस उन दोनों लाश को देखती है और पुलिस की नज़र फर्श पे पड़ती है। पुलिस देखती है कि खून के धब्बे को कातिल ने साफ करने की कोशिश किया है। पुलिस घर के दरवाजे देखती है, तब पता चलता है कि दरवाजे का कुंडी अंदर से टूटी हुई है। यह सब देखने से पुलिस को लग जाता है कि घर के अंदर कातिल ज़बरदस्ती घुसा है। लेकिन घर के अंदर में चोरी और डकैती का कोई निशान नहीं था, क्योंकि अलमारी और जहां पैसे रखे थे वो सब बिल्कुल सुरक्षित थे। लेकिन ईशिका कहती है कि मेरी माँ का फ़ोन नहीं मिल रहा है। पुलिस इस रवि ठाकुर के कपड़े तलाशी करता है, लेकिन रवि ठाकुर के भी मोबाइल गायब था। स्वाभाविक सी बात है कि कातिल ने दोनों का मोबाइल अपने साथ में ले गया था। इन दोनों लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद सरिता के पति ऋषि से पूछती है कि आपको किसी से पैसे की लेन देन है या आपको किसी पे शक है। लेकिन ऋषि साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें किसी से पैसे की लेन देन है और नहीं हमें किसी पे शक है। इंदौर की पुलिस को अब यह पता लगाना था कि इन दोनों का कत्ल किसने किया है, कातिल कौन है। कातिल ने तो इन दोनों का मोबाइल फ़ोन अपने साथ में ले गया था। पुलिस अब इस केस को मोबाइल फ़ोन की नंबर और CCTV कैमरे से जांचने का फैसला करती है और इन दोनों की मोबाइल फ़ोन की CDR निकालती है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। और पुलिस की दूसरी टीम उस इलाके में जितने भी CCTV कैमरे लगे थे उस CCTV कैमरे में जांचने का फैसला करती है कि ताकि किसी संदिग्ध के बारे में उस CCTV कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। और 120 से भी ज़्यादा पुलिस CCTV कैमरा चेक करती है और पुलिस का यह मेहनत रंग लाती है। कुछ CCTV कैमरा में पुलिस को कुछ संदिग्ध के बारे में पता चलती है और पुलिस की दूसरी टीम को जब CDR निकाल कर चेक करती है तो उसमें भी पुलिस को कामयाबी हाथ लगती है। यह जो रवि और सरिता थी, यह दोनों रोज़ बातें किया करती थी और काफ़ी लंबी लंबी बातें किया करती थी। पुलिस इस कॉल रिकॉर्ड डिटेल से समझ जाती हैं कि यह रवि और सरिता आपस में मुँह बोले भाई बहन नहीं थे, बल्कि कुछ और ही इन दोनों के बीच में रिश्ता था, क्योंकि भाई बहन इतनी लंबी लंबी और रोज़ बातें नहीं किया करती है। और पुलिस को यह भी पता चल जाती है कि सरिता ने आखिरी बार किससे बात की है। वह नंबर इंदौर के खजराने इलाके में रहने वाली पिंकी नाम की महिला की थी। और जो CCTV कैमरे में संदिग्ध के बारे में पता चला था वह भी पिंकी और उनके पति नितिन की थी।
पुलिस ने जब इन सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटो लेकर सरिता की बेटी और उनके पति को जब यह दिखाया तब वह दोनों पहचान लेती है और कहती है यह तो पिंकी आंटी है और दूसरा उनके पति है। पुलिस को पिंकी और उनके पति नितिन पे शक होने लगता है। इन दोनों के कत्ल से पिंकी और उनके पति को कुछ न कुछ लेना देना है। पुलिस पिंकी के घर पे जाने का फैसला करती है और पुलिस जब पिंकी के घर पे जाती है तब पिंकी और पुलिस ऐसी कोई हरकत नहीं करता है कि पुलिस को उस पर शक हो। वह एकदम नॉर्मल तरीके से बात करती है। पुलिस जब सरिता और रवि के कत्ल के बारे में इन दोनों से बात करती है तब यह सुनकर वह हैरान भी होती है और दुखी भी होती है। इसी दौरान एक पुलिस वाले की नज़र पिंकी के पति नितिन के कलाई पे पड़ती है। वह कलाई में कलावा पहना हुआ था, वही कलावा जो पंडित जी पूजा पाठ में कलाई में बांध देता है। नितिन के हाथ में कलावा काफ़ी मोटा बंधा हुआ था और वह जो कलावा कलाई में बंधा हुआ था उसके नीचे चोट के निशान पुलिस को दिखाई देती है। पुलिस कहती है कि तुम यह कलावा खोलो और यह चोट के कैसे निशान है इसके बारे में मुझे बताओ। नितिन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पुलिस जब नितिन की और जांच करती है तब उसके जिस्म पे चोट के और निशान मिलते हैं। पुलिस कहती है कि अब तुम दोनों सच कबूल कर लो क्योंकि मेरे पास सीसीटीवी कैमरे के वह फोटोज भी है और दूसरे सबूत भी मेरे पास है। पिंकी और नितिन के सच बोलने के सिवाय कुछ बचता ही नहीं है। वह दोनों कबूल करता है कि हाँ उसी ने ही सरिता और रवि का कत्ल किया है। पुलिस पूछती है कि तुम दोनों ने सरिता के घर में ही जाकर उन दोनों का कत्ल क्यों किया। तब पिंकी ने बताया कि सरिता मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी और सरिता ने ही रवि से मुझे मिलवाया था। एक रोज़ रवि पिंकी को अपने होटल में ले जाता है जहाँ पे ले जाने के बाद उसके साथ वह ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाता है और वह अपने खुफिया कैमरा से पिंकी का यह वीडियो बना लेता है और इस वीडियो से पिंकी को अब वह ब्लैकमेल करने लगता है। अब रवि का जब मन होता था तब वह पिंकी को अपने पास बुला लेता था। पिंकी मजबूर थी, इस घटना के बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। रवि पिंकी को जहाँ भी बुलाता था पिंकी जाती थी और वहाँ जाने के बाद रवि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसका वह शोषण करता था। इस घटना के बारे में पिंकी ने अपने दोस्त सरिता से भी बताई थी कि जो तुम्हारा मुँह बोला भाई है वह मेरे साथ ब्लैकमेल कर रहा है, उसने मेरी अश्लील वीडियो बना लिया है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम अपने मुँह बोले भाई को समझाओ कि यह सब करना बंद करे। तब आपको पता है कि सरिता ने इस पर क्या जवाब दिया था। सरिता ने पिंकी से कही कि रवि नाम के लिए मेरा मुंह बोला भाई है, मैं भी उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं तो पिछले कई सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। आज तक मेरे पति को इसके बारे में पता नहीं चला है। तुम भी इंजॉय करो, तुम्हारे पति को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। रवि के तो कई महिलाओं के साथ संबंध है, जैसा मैं इंजॉय ले रही हूँ वैसे तुम भी इंजॉय लो। उस रोज़ पिंकी को सरिता की असलियत के बारे में पता चली कि सरिता और रवि मुँह बोले भाई बहन नहीं है बल्कि इन दोनों के बीच नाजायज़ रिश्ता है और यह पिछले कई सालों से इन दोनों के बीच रिश्ता चल रहा है और दुनिया को बता रहा है कि यह दोनों मुंह बोले भाई बहन हैं। पिंकी यह बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। रवि पिंकी का ऐसे ही 1 सालों तक शोषण करता रहा, उसके साथ वह ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन धीरे धीरे यह बात पिंकी के पति को पता चल ही जाता है। इस बात को लेकर पिंकी और उनके पति के बीच कहासुनी भी हुआ था, इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। तब एक रोज़ पिंकी और नितिन यह फैसला करता है कि यह रवि नाम की बीमारी को इस दुनिया से ख़त्म करना पड़ेगा, इसे कत्ल करना पड़ेगा। तब 8 दिसंबर 2023 को पिंकी सरिता को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह बोले भाई से तुम्हारे घर में मिलना चाहती हूँ। इस पर सरिता कहती है कि ठीक है, मैं रवि से तुम्हें मिला दूँगी। 9 दिसंबर 2023 को सरिता अपनी बेटी को किसी काम से अपनी बहन के यहाँ भेज देती है और सरिता का पति का कुछ काम ही ऐसा था कि वह देर रात तक घर वापस आता था। दिन के 1 बज रहे थे। सरिता पिंकी को कॉल करती है और कहती हैं कि रवि 4-5 बजे तक मेरे घर पे आएगा, तुम 4-5 बजे से पहले मेरे घर पे आ जाना। पिंकी और नितिन प्लान तो पहले ही बना चुका था। अब यह दोनों सरिता के घर पे चला जाता है, लेकिन घर के अंदर में पिंकी अकेली ही जाती है और पिंकी का पति नितिन घर के बाहर में ही छुप कर रहता है। पिंकी घर में जाने के बाद देखती हैं कि सरिता घर में अकेली है और वह सही मौके का इंतजार करती है और पिंकी अपने पति को चुपके से सरिता के घर में बुला लेती है। नितिन अपने साथ में सब्जी काटने वाला चाकू लेकर गया था। उसी चाकू से यह दोनों मिलकर सरिता का गला काट देता है। सरिता वहीं तड़पने लगती है। सरिता के ऊपर उसी चाकू से रवि 2 बार और हमला करता है, एक पेट में और एक सीने में चाकू घोंपता है। तड़प तड़प कर थोड़ी देर में सरिता की मौत हो जाती है। पिंकी और नितिन इस सरिता की लाश को उठाकर दूसरे कमरा में ले जाता है और जो खून के छींटे लगे हुए थे उसको वह अच्छी तरह से साफ कर देता है और नितिन सरिता के घर के कोने में छुप जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद सरिता के घर पर रवि आता है। पिंकी को देखकर रवि तो गदगद हो जाता है। रवि एक बार भी नहीं पूछता है कि सरिता कहाँ है। रवि पिंकी से संबंध बनाने की बात करता है। पिंकी भी संबंध बनाने के लिए वह दिखावा करती है, लेकिन पिंकी रवि से कहती है कि आज हम दोनों खेल खेलेंगे, इसके बाद हम दोनों संबंध बनाएंगे। रवि राजी हो जाता है।
इसके बाद पिंकी रवि की आंखों पे पट्टी बांधती है और एक एक कर रवि के जिस्म से सारे कपड़े उतार देता है, उसे वह बिल्कुल नंगा कर देता है। इसके बाद पिंकी अपने पति को इशारा देती है। नितिन हाथ में चाकू लेकर आता है और पीछे से रवि का गला काट देता है। इसके बाद उसके जिस्म पर लगातार ताबड़तोड़ कई हमले करने लगता है। सरिता के घर में पुरानी तलवार पड़ी हुई थी। उस तलवार से और सब्जी काटने वाले चाकू से पिंकी और नितिन मिलकर इस रवि के जिस्म को छलनी कर देता है। रवि इन दोनों से अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है। इसी दौरान रवि के हाथ में चोट लग जाती है और उसके जिस्म पर भी एक दो जगह चोट लग जाती है, लेकिन रवि अपने आप को नहीं बचा पाता है और वह फर्श पे गिर जाता है और थोड़ी देर के बाद वो भी तड़प तड़प कर मर जाता है। पिंकी सरिता के बेटी का भी कत्ल करना चाहती थी, क्योंकि पिंकी अक्सर सरिता के घर पे आती थी, जिससे सरिता की बेटी उसे पहचानती थी। सरिता के मोबाइल से ही पिंकी ने उसकी बेटी इशिका को मैसेज किया था, तुम घर पे जल्द से जल्द आ जाओ, कुछ लोग मुझे पीट रहे हैं। इसके बाद पिंकी सरिता का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है और रवि का भी मोबाइल स्विच ऑफ करके वो अपने पास में रख लेती है और एक कमरा में जो सरिता की लाश को छुपा के रखा था, उस लाश को लाकर इस रवि के बगल में रख देती है और सरिता के जिस्म पर से भी मिलकर यह पिंकी और नितिन सारे कपड़े उतार देते हैं। उसे भी वह बिल्कुल नंगी कर देता है। घर की कुंडी को भी यह लोग तोड़ देता है कि ताकि पुलिस को यह लगे कि इसके घर में कोई ज़बरदस्ती घुसा है और इन दोनों का कत्ल कर दिया है। पिंकी और नितिन सरिता की बेटी का कुछ देर इंतजार करती है, लेकिन जब वह घर वापस नहीं आती है तब पिंकी और नितिन को पकड़े जाने का डर सताने लगता है। तब वह सरिता के घर से चला जाता है। अगर उस दौरान सरिता की बेटी अपने घर वापस आ गई होती तब यह दोनों सरिता की बेटी का भी कत्ल कर दिया होता। सरिता की बेटी इशिका की किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त वह अपने घर वापस नहीं आई, इसलिए वह आज जीवित है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट करके दीजिए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।